थैंक यू। आज वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बता देता हूँ, मैं किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ हूँ और आज मैं पहली बार किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतने पास पहुँच पाया हूँ। मैं आज अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाने जा रहा हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियां। मेरी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में है। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पर मैं उसके 18 महीने के बाद तक किसी तरह आता जाता रहा। पर सवाल ये उठता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ी। एक्चुअली इसका शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वह मुझे किसी और को एडॉप्शन के लिए देना चाहती थी, पर उनकी ये ख्वाहिश थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे गोद ले। सब कुछ सेट था और मैं एक वकील और उसकी वाइफ द्वारा एडॉप्ट किए जाने वाला था। अचानक उस कपल ने अपना विचार बदल दिया और डिसाइड किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे पेरेंट्स, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, को कॉल करके बोला गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने झट से हाँ कर दी। बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि मेरी माँ कॉलेज पास नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, इसलिए उन्होंने एडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीने बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स के मुझे कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद वो मान गए। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई और 17 साल के बाद मैं कॉलेज गया, पर गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जितना महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरी वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में जाने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई वैल्यू नहीं दिखी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज मुझे किस तरह से इसमें हेल्प करेगा। और ऊपर से मैं अपने पेरेंट्स की जीवन भर की कमाई खर्च करता जा रहा था। इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए काफी डरावना था, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर से जरूरी क्लासेस करने की बाध्यता खत्म हो गई और मैं चुपचाप अपने इंटरेस्ट की क्लासेस करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए रूम नहीं था, इसीलिए मुझे दोस्तों के रूम में फर्श पर सोना पड़ता था। मैं कोक के बोतल को लौटाने से मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था ताकि कम से कम एक हफ्ते में एक दिन पेट भरकर खाना खा सकूं। यह मुझे काफी अच्छा लगता था। मैंने अपने लाइफ में जो भी अपने क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन की वजह से किया, वह बाद में मेरे लिए काफी प्राइसलेस साबित हुआ। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। उस समय रीड कॉलेज शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल बड़ी खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया होता था। चूंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे नॉर्मल क्लासेस करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशंस के बीच में स्पेस वेरी करना और किसी खूबसूरत टाइपोग्राफी को क्या चीज अच्छा बनाती है यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और ये मुझे बेहद अच्छा लगता था। उस समय जरा भी उम्मीद नहीं था कि मैं इन चीजों का यूज कभी अपने लाइफ में करूंगा, लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे, मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज नहीं छोड़ी होती तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फ़ॉन्ट्स नहीं होते। चूंकि विंडो ने मैक की नकल की थी, तो शायद किसी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीजें नहीं होती। अगर मैं कॉलेज को छोड़ा ही नहीं होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर्स में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है। आप कभी भी फ्यूचर में झांककर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ पास्ट में देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज में विश्वास करना होगा, अपने गट्स में, अपने डेस्टिनी में, अपनी जिंदगी या फिर कर्म में। किसी न किसी चीज में विश्वास करना होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास करना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको आपके दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप अलग रास्ते पे चल रहे होंगे। एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। मेरी दूसरी कहानी लव एंड लॉस के बारे में है। मैं जिस चीज को चाहता था वो मुझे जल्दी ही मिल गई। वॉज और मैंने अपने पेरेंट्स के गैराज से एप्पल की शुरुआत की। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर
$2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी फर्स्ट क्रिएशन मैकिन्टोश रिलीज की। मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। आप अपने ही बनाई हुई कंपनी से फायर कैसे हो सकते हैं? जैसे जैसे कंपनी ग्रो की, हमने एक ऐसे टैलेंटेड आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि मेरे साथ मिलकर कंपनी रन करेगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगा। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। सो 8:30 मुझे निकाल दिया गया, पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो खत्म हो चुका था और यह बिल्कुल तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीने तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने पहले जनरेशंस के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नॉयस से मिला और उनसे सब कुछ ऐसा हो जाने पर माफी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में जरा सा भी कमी नहीं आया है। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ। इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा था, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपनी लाइफ की सबसे क्रिएटिव पीरियड में आ सका। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सर स्टार्ट की और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइफ भी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह से ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं इसीलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। आई लव माई वर्क। आप रियली क्या करना पसंद करते हैं या आपको जानना होगा। जितना अपने लव को फाइंड करना जरूरी है उतना ही उस काम को ढूंढना जरूरी है जिसे आप सचमुच इंजॉय करते हैं। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप इंजॉय करते हैं। अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसे कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और बढ़ता जाएगा। इसीलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह था: यदि आप हर रोज ऐसे जिए जैसे कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक इम्प्रेशन बना दिया और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठकर शीशे में देखा और खुद से एक सवाल किया, अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता, मैं समझ जाता कि कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने में सबसे ज्यादा मददगार होता है। क्योंकि जब मैं डेथ के बारे में सोचता हूँ तब सारी एक्सपेक्टेशंस, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई जरूरी है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई वजह नहीं कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पेनक्रियाज ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पेनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीजें व्यवस्थित कर लूं, जिसका इनडायरेक्ट मतलब होता है आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब यह होता है कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ ही महीने में कर लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपके फैमिली को कम से कम तकलीफें हो। इसका ये मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई
जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए टाइम एक एंडोस्कोप डाला गया। एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी वाइफ जो वहां मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरी सेल्स देखे तो वह रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक दुर्लभ प्रकार का पेनक्रियाटिक कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं ठीक हूँ। मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचूं भी ना। ये सब देखने के बाद मैं और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डेथ एक यूजफुल बट इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता, ताकि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी नहीं। फिर भी मौत वो मंजिल है जिसे हम सब शेयर करते हैं। आज तक इसे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय नए आप हो, पर ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाओगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर यह सच है, आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत करो। बेकार की सोच में मत फंसो। अपनी जिंदगी को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर के आवाज, अपने इंट्यूशन को डूबने मत दीजिए। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन दी होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो मेरी जनरेशन की बाइबल में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति, जो यहाँ मेलोन पार्क से ज्यादा दूर नहीं रहता था, ने इसे अपना पोएट्री टच देकर बड़ा जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरा कैटलॉग टाइपराइटर्स, स्काईसॉर्स, पोलारॉइड कैमराज की मदद से बनाया जाता था। वो कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक बुक के फॉर्म में कर दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने दी होल अर्थ कैटलॉग के कई इशूज निकाले और अंत में एक फाइनल इशू निकाला। यह 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपके जितना था। फाइनल इशू के बैक कवर पे प्रातः काल का किसी गांव की सड़क का दृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी, यदि आप एडवेंचरस हो तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहोगे। और उस पिक्चर के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज था जब उन्हें साइन ऑफ किया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए यही विश किया है। और अब जब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। थैंक यू सो मच।